शांति अपने दोनों बेटे बहुओं के साथ रहती थी। शांति की दोनों बहुएं उसे घर से निकालने के लिए तरह तरह के तिकड़म करती रहती। दोनों बहुओं ने अपने अपने पति से कहकर घर का बंटवारा करा दिया। शांति के दोनों बेटे शांति का भी बंटवारा कर देते हैं। 6 महीने माँ मेरे साथ रहेगी और 6 महीने मोहन के साथ। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। शांति अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने बड़े बेटे सोहन के घर आ जाती है, लेकिन सोहन की बीवी शांति को 6 महीने तो क्या, 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। अब ये बुढ़िया 6 महीने हमारी छाती पर मूंग दलेगी। हे भगवान, जल्दी से 6 महीने बीत जाए तो मुझे चैन आए। सुमन हर वक्त शांति को कोसा करती, जिससे बचने के लिए शांति अकेली घर के बाहर बैठी रहती थी। उस रात सुमन ने शांति को खाना भी नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह शांति घर के बाहर बैठी थी। सुमन उसे रात की बची हुई 2 बासी रोटियां खाने के लिए देती है। ले बुढ़िया, खाना खा ले। बहू, ये सूखी रोटी मैं कैसे खाऊंगी? इसके साथ थोड़ी सी चाय दे देती तो मैं चाय में डुबोकर रोटियां खा लूंगी। घर में दूध खत्म हो गया, चाय नहीं मिलेगी। सुमन घर के अंदर चली जाती है। शांति सूखी रोटियों को गौर से देखने लगती है। तभी उसके पास एक काली गाय आती है, जो देखने में बहुत स्वस्थ और सुंदर थी। वो शांति के पास आकर रंभाने लगती है। लगता है तुझे भूख लगी है, ले ये रोटियां खा ले। शांति एक रोटी उस काली गाय को खिला देती है। एक रोटी खाने के बाद गाय फिर से रंभाने लगती है। शांति उसे दूसरी रोटी भी खिला देती है। दूसरी रोटी खाने के बाद भी गाय वहां से नहीं जाती है। अब मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास जो था वो सब मैंने तुझे खिला दिया। इतना सुनते ही काली गाय के थन से अपने आप दूध गिरने लगते हैं। शांति अपने हाथों में दूध लेकर पीने लगती है। शांति भरपेट दूध पीती है। उसका पेट भरते ही गाय के थन से दूध गिरना अपने आप बंद हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा पेट भर गया है? तुम्हारा दूध तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट इतना भर गया है कि अब सारा दिन मुझे भूख नहीं लगेगी। जवाब में काली गाय अपना सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। सचमुच काली गाय का दूध पीकर शांति का पेट इतना भर जाता है कि उसकी बहू ने उसे दिन भर खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी शांति को भूख का एहसास नहीं होता है। सुमन मन ही मन सोचती है, कमाल है, मैंने बुढ़िया को सिर्फ 2 सूखी रोटी दी थी सुबह, उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा। रात में जब शांति का बड़ा बेटा सोहन घर आता है तो वो सबके लिए मिठाई लेकर आता है। सुमन, ये मिठाइयां लाया हूं, तुम भी खाओ और सबको खाने को दो। इसमें लल्लू लाला की दुकान के रसगुल्ले हैं, जो पूरे गांव में मशहूर हैं। सुमन रसोई में जाकर खुद भरपेट रसगुल्ले खा लेती है। कुछ रसगुल्ले वो सोहन को लाकर देती है, लेकिन वो शांति को एक रसगुल्ला भी नहीं देती है। सुमन, तुमने माँ को रसगुल्ले नहीं दिए? माँ जी की तो उम्र हो गई है। मैंने सुना है कि इस उम्र में मीठा खाने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मैंने तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें रसगुल्ले नहीं दिए, लेकिन आप कहते हैं तो मैं उन्हें रसगुल्ले दे देती हूँ। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम माँ को रसगुल्ले मत दो। तुम माँ का कितना ध्यान रखती हो। शांति सारा दिन भूखी रह जाती है, लेकिन काली गाय का दूध उसे भूख का एहसास नहीं होने देता है। दूसरे दिन शांति घर के बाहर बैठी होती है। सुमन उसे रात की बची हुई 2 सूखी रोटियां लाकर देती है। सुमन के जाते ही वो काली गाय अचानक से शांति के सामने आ जाती है। आ गई तू, ले रोटियां खा ले। शांति दोनों सूखी रोटियां काली गाय को खिला देती है। दोनों रोटियां खाने के बाद काली गाय के थन से अपने आप दूध गिरने लगता है। शांति काली गाय के थन के नीचे अपने दोनों हाथ लगा देती है, लेकिन वो देखती है कि दूध उसकी हथेलियों पर गिरते ही रसगुल्ले में बदल जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? शांति वो रसगुल्ले खाने लगती है। जब तक शांति का पेट नहीं भर जाता तब तक काली गाय के थन से रसगुल्ले गिरते रहते हैं। शांति पेट और मन भरकर रसगुल्ले खाती है। शांति का पेट भरते ही काली गाय वहां से जाने लगती है। शांति उससे कहती है, मैं समझ गई, तू कोई साधारण गाय नहीं है। तुझे कैसे पता कि मेरा रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है? जवाब में काली गाय सिर हिलाकर चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शांति उस काली गाय को रोज 2 सूखी रोटियां खिलाती और बदले में काली गाय रोज अपने थन से शांति के मनपसंद पकवान देती। 6 महीने में शांति पकवान खाकर तंदुरुस्त और जवान हो गई थी। मैं इस बुढ़िया को रोज सिर्फ 2 सूखी रोटी देती हूँ, लेकिन फिर भी ये तंदुरुस्त होती जा रही है।
आखिर बात क्या है? उस दिन सोहन के घर में शांति का आखिरी दिन था। दूसरे दिन उसे मोहन के घर जाना था, लेकिन सुमन सोचती है कि शांति की तंदुरुस्ती का राज पता लगाकर ही रहेगी। वो शांति को छिपकर देखती है। वो देखती है कि काली गाय शांति को अपने थन से स्वादिष्ट पकवान दे रही है। ओह, तो ये बात है। मैं बुढ़िया को मोहन के घर जाने ही नहीं दूंगी। शाम को जब मोहन शांति को लेने आता है तो सुमन उससे कहती है कि वो शांति को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। शांति की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है। क्या बात है? जेठानी जी सासू माँ को अपने पास क्यों रखना चाहती हैं? मुझे पता लगाना होगा। दूसरे दिन सुबह जब काली गाय शांति के पास आती है और उसे अपने थन से दूध और दूसरे स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए देती है तो ललिता छिपकर सब देख लेती है। ओह, तो ये बात है। अब मैं सासू माँ को अपने घर पर लाकर रहूंगी। ये काली गाय तो जादुई है, इसका फायदा मुझे मिलना चाहिए। ललिता सोहन के घर जाती है और कहती है कि वो सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती है। देखो ललिता, मैं बड़ी हूं इसलिए माँ जी की जिम्मेदारी अब मैं ही उठाऊंगी। लेकिन छोटी बहू होने के नाते माँ जी की सेवा का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए। जैसा तय हुआ था कि माँ जी 6-6 महीने हमारे घर पर रहेंगी और बाकी के 6 महीने मैं माँ जी को अपने घर ले जा रही हूँ। लेकिन सुमन ललिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों में झगड़ा होने लगता है। दोनों के पति उन्हें समझाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। आप नहीं जानते कि ललिता माँ जी को अपने घर क्यों ले जाना चाहती है? क्या बात है? आखिर ललिता ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि माँ जी के पास एक जादुई काली गाय है जो रोज माँ जी को अपना स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध तो देती ही है, साथ में उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी देती है, जिसे खाकर माँ जी स्वस्थ और जवान हो गई हैं। जादुई काली गाय? हाँ, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं कल सुबह दिखा दूंगी। उधर ललिता भी मोहन को यही बात बताती है। दूसरे दिन सुबह चारों शांति और उस जादुई काली गाय को देखते हैं। वे देखते हैं कि शांति उस जादुई काली गाय को 2 रोटी खिलाती है। बदले में काली गाय के थन से अपने आप दूध गिरने लगता है, जिसे शांति अपने हाथों में ले लेती है। शांति की हथेलियों में दूध आते ही वो दूध स्वादिष्ट व्यंजन में बदल जाता है। अगर माँ हमारे पास रहे तो इस काली गाय का फायदा हमें मिलेगा। इसीलिए तो मैं माँ जी को अपने साथ घर लाना चाहती हूँ। मोहन सोहन के घर जाता है और शांति को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सोहन शांति को जाने नहीं देता है। तुम दोनों भाई मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम दोनों फिर से एक क्यों नहीं हो जाते? शांति का ये उपाय दोनों बेटे और बहुएं मान लेती हैं। दोनों परिवार फिर से एक साथ रहने लगते हैं। दूसरे दिन जब शांति अपने घर के बाहर बैठी थी तब वो काली गाय वहां आती है। तभी वहां बड़ी बहू सुमन आती है। माँ जी, इस गाय को आज मैं रोटी खिलाऊंगी। ठीक है बहू। सुमन काली गाय को 2 रोटी खिलाती है जिसमें देसी घी लगा हुआ था। रोटी खिलाने के बाद सुमन गाय के थन के नीचे हाथ लगाती है तो उसमें से पानी निकलता है। ये क्या? गाय के थन से दूध की जगह पानी? तभी शांति गाय के थन के नीचे अपना हाथ लगाती है तो थन से दूध निकलने लगता है। शांति दूध पी लेती है। सुमन नाराज होकर वहां से चली जाती है और ललिता को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं, कल मैं उस काली गाय को अपने हाथों से बना पकवान खिलाऊंगी, फिर वो मुझे दूध देगी। दूसरे दिन ललिता सुबह खीर पूरी बनाती है और काली गाय का इंतजार करने लगती है। काली गाय के आते ही वो उसे खीर पूरी खिलाती है, जिसके बाद वो गाय के थन के नीचे अपना हाथ लगाती है, लेकिन इस बार भी गाय के थन से पानी ही निकलता है। ललिता गुस्से में गाय को एक लात मारती है। ये क्या कर रही हो बहू? इसे मत मारो, ये बेचारी बहुत भोली है। भोली है? मैंने सुबह उठकर इसके लिए खीर पूरी बनाया और इसे खिलाया, बदले में इसने मुझे पानी दिया। भला किसी गाय के थन से पानी निकलता है? देखने में तो बहुत मोटी ताजी है। तुझे रोज रोज दूध और मनचाहा पकवान खिलाती है और हमें पानी दे रही है। तभी वो काली गाय बोल पड़ती है। ललिता, तुम और तुम्हारी जेठानी दोनों लालची हैं। तुम दोनों ने अपने लालच में आकर शांति को अपने अपने घर में रखने की कोशिश की और लालच की वजह से ही तुम दोनों एक साथ रहने को तैयार हुए। लेकिन शांति बहुत ईमानदार है। इसने उस वक्त अपने हिस्से की सूखी रोटियां मुझे खिलाई हैं जब तुम दोनों इसे भरपेट खाना नहीं देते थे। इसलिए मैं शांति को दूध के अलावा वो सब दूंगी जो उसे चाहिए। अगर तुम लोगों को भी वो सब चाहिए तो लालच को त्याग कर निस्वार्थ भाव से शांति की सेवा करनी होगी। हमें माफ कर दो गौ माता,
हमसे गलती हो गई। हम दोनों आज से माँ जी की पूरी सेवा करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। जादुई काली गाय की वजह से शांति की दोनों बहुएं उसकी खूब सेवा करने लगती हैं, जिसके बदले में जादुई काली गाय उन्हें ताजा दूध, मिठाई और स्वादिष्ट पकवान खाने को देने लगी। सोहन एक गरीब रिक्शा चालक था। वो दिन भर मेहनत करता और कड़ी धूप में सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतजार किया करता, लेकिन उसके टूटे फूटे रिक्शे पर कोई बैठना नहीं चाहता था। फिर एक दिन सोहन को मिली एक लौकी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा, और फिर क्या हुआ जानने के लिए देखिए जादुई लौकी की कहानी। सोहन की 5 साल की बेटी मुन्नी जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे मुन्नी, क्यों रो रही है? सुबह से जिद लिए बैठी है कि लौकी की खीर खाऊंगी। अब खीर बनाने के लिए लौकी और दूध कहाँ से लाऊं? सोहन ने मुन्नी को समझाते हुए कहा। मुन्नी बेटी, आज शाम को मैं लौकी और दूध दोनों लेकर आऊंगा, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लौकी की खीर बना देगी। मुन्नी खुश होकर बोली, सच पापा, आप लौकी और दूध लाओगे ना? हाँ मुन्नी बेटी। थोड़ी देर बाद सोहन अपना रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ा। सोहन का रिक्शा काफी पुराना हो गया था और टूट फूट भी गया था, लेकिन उसकी मरम्मत कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उसके रिक्शे की हालत देखकर कोई सवारी उसके रिक्शे पर नहीं बैठना चाहती थी। कभी उसे कोई सवारी मिल भी जाती तो वो बहुत कम पैसे देती। मालिक, इतनी दूर लेकर आया हूँ, कम से कम 50 रुपए तो देते। अरे अपने रिक्शे की हालत देखिए हैं? मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारा रिक्शा कहीं जवाब न दे दे और कोई हादसा ना हो जाए। इसी तरह मेरी जान बची है भाई। उस आदमी ने सोहन को 20 रुपए पकड़ा दिए और चला गया। इस तरह सोहन की कमाई दिन पर दिन कम होती जा रही थी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। आज मुन्नी के लिए लौकी और दूध लेकर जाना है, इसलिए सोहन सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारियों को आवाज लगाने लगा। आइए आइए, कितनी भी दूर जाइए, सिर्फ 20 रुपए में रिक्शे की सवारी कीजिए, आइए आइए। सोहन काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली और सोहन की कुछ कमाई नहीं हुई। उदास होकर सोहन खाली हाथ ही घर लौट आया। सोहन के आते ही मुन्नी उसके पास दौड़ कर गई और उसके खाली हाथ को देखकर बोली, बाबा, आप ना दूध लेकर आए और ना लौकी। आपने कहा था ना कि आज आप दूध और लौकी लेकर आएंगे। सोहन ने मुन्नी को गोद में उठाकर कहा, अब मेरी प्यारी बिटिया, मैं तेरे लिए कल जरूर से लौकी और दूध लेकर आऊंगा, साथ में मावा भी लाऊंगा। मावा भी? फिर तो लौकी की खीर खाने में बड़ा मजा आएगा। मुन्नी चहकती हुई सोहन की गोद से उतरी और अपने खिलौनों से खेलने लगी। मुन्नी को तो समझा दिया, लेकिन अब खुद को कैसे समझाओगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं, 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कहती हूँ ये रिक्शा बेच क्यों नहीं देते? कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना कुछ काम शुरू कर लेना। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी की माँ, मैं कल ही ये रिक्शा बेच दूंगा। उस दिन सोहन और उसका परिवार भूखा ही सो गया। दूसरे दिन सोहन रिक्शा लेकर निकला और उसे बेचने के लिए कबाड़ी वाले के पास गया। भैया, इस रिक्शे के 500 रुपए दूंगा। बस 500 रुपए? ये तो बहुत कम है भैया। तुम देख लो भैया, इससे ज्यादा पैसा कोई नहीं देगा। वैसे भी तुम्हारे रिक्शे में जान तो है नहीं, ये किसी के काम का नहीं है। इसके तो 500 रुपए भी बहुत है भैया। सोहन का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो रिक्शा बेचे, क्योंकि वो रिक्शा उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो रिक्शा बेचने ही वाला था कि उसकी नजर सड़क के किनारे बैठकर लौकी बेच रही एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो टोकरी में लौकी लेकर बैठी थी। वो बूढ़ी अम्मा अपनी टोकरी उठाकर सिर पर रखकर चलने ही वाली थी कि उसकी टोकरी टूट गई और सारी लौकी जमीन पर बिखर गई। ये देखकर सोहन से रहा न गया। वो भागकर बूढ़ी अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, तुम्हारी टोकरी तो टूट गई, अब लौकी लेकर कैसे जाओगी? बेटा, मैं इन लौकियों को बेचने निकली थी, लेकिन अब लगता है इन्हें नहीं बेच पाऊंगी। इन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। धूप बहुत तेज है, जिस कारण मुझसे सड़क के किनारे बैठा नहीं जा रहा है। अम्मा, तुम्हारी लौकी तो एकदम ताजी और फ्रेश लग रही है। भला इन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाओगी? यहाँ तो जानवर इन्हें खा जाएंगे या गाड़ियाँ इन्हें कुचल देंगी।
तुम इन लौकियों को बेच दोगी तो तुम्हें इनके अच्छे पैसे मिलेंगी। लेकिन अब मैं इन्हें कैसे बेचूं? टोकरी तो टूट गई। अब एक एक लौकी लेकर तो नहीं बेच सकती ना। ये लौकियां मैंने अपने खेत में उगाई हैं, आज ही इन्हें तोड़ कर लाई हूँ। लेकिन लगता है अब इनकी किस्मत में रौंदा जाना ही लिखा है। तभी सोहन को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि वो अपना रिक्शा आज नहीं बेचेगा, क्यों ना वो बूढ़ी अम्मा की मदद कर दे। सोहन अपना रिक्शा बूढ़ी अम्मा के पास लेकर आया और उसकी सारी लौकियां अपने रिक्शे पर रखकर बोला, अम्मा, तुम रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं रिक्शा चलाता हूँ और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाज लगाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी सारी लौकियां बिक जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। तुम्हें देखकर विश्वास हो गया, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। बूढ़ी औरत सोहन के रिक्शे पर बैठ गई और सोहन रिक्शा चलाने लगा। सोहन का रिक्शा तो पहले से ही टूटा फूटा और कमजोर था। लौकियों के बोझ से वो धीरे धीरे चल रहा था। सोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से रिक्शे को खींच रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। लौकी ले लो, ताजी ताजी रसीली लौकी ले लो। सोहन की आवाज सुनकर लोग उसके रिक्शे के पास आने लगे और उसके रिक्शे को रुकवा कर लौकी खरीदने लगे। सुबह से शाम हो गई। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की सारी लौकियां बिक गई। सिर्फ एक लौकी बच गई। उस एक लौकी को देखकर सोहन ने अपने मन में सोचा, काश ये लौकी मैं खरीद पाता तो आज मुन्नी की लौकी की खीर खाने की इच्छा पूरी हो जाती। कितने दिनों से लौकी के खीर की रट लगाए हुए हैं। लेकिन सोहन के पास उस लौकी को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा दिन उसने कोई सवारी नहीं बिठाई थी। सिर्फ बूढ़ी अम्मा की लौकी बेचता रहा और इस काम के लिए वो बूढ़ी अम्मा से पैसे नहीं लेना चाहता था। सोहन ये सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। हाँ अम्मा, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम बस रास्ता बताती जाना है। बूढ़ी औरत सोहन को रास्ता बताने लगी और थोड़ी देर के बाद उसका घर भी आ गया। बूढ़ी अम्मा रिक्शा से उतर गई। बूढ़ी अम्मा को उनके घर छोड़कर सोहन जाने लगा। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा के पास जो एक लौकी बची थी, वो लौकी उन्होंने सोहन को देते हुए कहा, रुक जा बेटा, ये लौकी तो लेता जा। नहीं अम्मा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तुम रात में क्या खाओगी? तुम इस लौकी की सब्जी बनाकर खा लेना। बेटा, ये लौकी मैंने तेरे लिए ही तो बचा कर रखी थी। इसे अपने घर ले जा। आज से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हैरानी से अम्मा की ओर देखने लगा। बेटा, ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये जादुई लौकी है। इस लौकी के जितने ही टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा तुम्हारी इच्छा के अनुरूप बदल जाएगा। सोहन को बूढ़ी अम्मा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बूढ़ी अम्मा से लौकी ले ली और घर आ गया। उस दिन मुन्नी लौकी देखकर बहुत खुश हुई। माँ देखो, बाबा लौकी लेकर आए हैं। आज तो घर में लौकी की खीर बनेगी। ये क्या, आप तो रिक्शा बेचने गए थे ना? हाँ, बेचने तो गया था लेकिन नहीं बेच पाया। मोहन ने संगीता को बूढ़ी अम्मा वाली सारी बात बताई। तो क्या ये सच में जादुई लौकी है? लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कौन थी? उनके पास जादुई लौकी कहाँ से आई? पता नहीं ये लौकी जादुई है भी या नहीं। ये तो लौकी काटने पर ही पता चलेगा। संगीता ने लौकी के 4 टुकड़े काटे। मुन्नी को लौकी बहुत पसंद थी। लौकी के टुकड़े देखकर उसने कहा, माँ, कितना मजा आ जाएगा अगर लौकी की खीर के साथ लौकी के कोफ्ते, लौकी की पूरी भी खाने को मिल जाती। मुन्नी के इतना कहते ही लौकी का एक टुकड़ा लौकी के कोफ्ते में बदल गया, दूसरा टुकड़ा लौकी की ढेर सारी पूरी में बदल गया, तीसरा टुकड़ा लौकी की खीर में बदल गया और चौथा टुकड़ा वैसा ही रहा। ये तो सच में जादुई लौकी है। अब हम इस चौथे टुकड़े का क्या करें? क्या लौकी का ये चौथा टुकड़ा हमें ढेर सारे रुपए पैसे दे सकता है? संगीता के इतना कहते ही लौकी का चौथा टुकड़ा ढेर सारे रुपए पैसे में बदल गया। वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण औरत नहीं थी। शायद भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा था। उस दिन सोहन, संगीता और मुन्नी तीनों ने पेट भर कर पकवान खाए। मुन्नी ने लौकी की खीर स्वाद ले लेकर खाई। कितनी स्वादिष्ट लौकी की खीर है।
मजा आ गया। बाबा, क्या हमें ऐसा खाना रोज खाने को मिलेगा? हाँ मुन्नी बेटी, अब हमें ऐसा खाना रोज मिलेगा। जादुई लौकी की मदद से सोहन और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी। सोहन ने अपने रिक्शे की मरम्मत करवा कर उसे एकदम नया बना दिया। अब उस रिक्शे पर सवारियां आने लगी थी। बूढ़ी अम्मा की जादुई लौकी की मदद से सोहन की जिंदगी अब अच्छी चलने लगी थी। वो दिन रात तरक्की करने लगा, उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। सोनू बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास खेती के लिए बहुत छोटी सी जमीन थी। एक रात सोनू के खेत में किसी ने आग लगा दी। अब सोनू क्या करेगा? उसके परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? जानने के लिए देखते हैं जादुई जामुन का पेड़। सोनू अपने जलते हुए खेतों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो खेतों में जितना पानी डालता, आग उतनी ही फैलती जा रही थी। किसी ने आधी रात को उसके खेत में आग लगा दी। आग पर काबू पाना सोनू के लिए नामुमकिन हो रहा था और देखते ही देखते सोनू की आंखों के सामने उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। सोनू फसल के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। न जाने मुझ गरीब की फसल से किसको जलन हो रही थी, किसने मेरी फसल में आग लगा दी। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? सोनू की पत्नी रीमा और बेटी गुनिया उसके बगल में बैठे हुए थे और अपने जले हुए खेत को निहार रहे थे। गुनिया के बाबा, जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा? हम कल खेत की सफाई करेंगे और फिर से फसल उगाएंगे। काफी देर समझाने के बाद रीना ने सोनू को चुप कराया और तीनों सोने चले गए। दूसरे दिन तीनों अपने खेत पर गए। गुनिया के बाबा, हमें अपने खेत की सफाई कर लेनी चाहिए, तभी तो फसल की बुआई होगी। हाँ गुनिया की माँ, चलो खेत की सफाई करते हैं। खेत की सफाई करने में नन्ही गुनिया भी सोनू और रीना का साथ दे रही थी। वो अपने नन्हे हाथों से राख उठा उठा कर फेंक रही थी। तभी गुनिया की नजर राख के ढेर में दबे एक छोटे से पौधे पर गई, जो अभी भी हरा भरा था। बाबा, ये देखो, इतनी आग में भी ये पौधा नहीं जला और सही सलामत है। छोटे से पौधे को देखकर सोनू और रीना भी हैरान रह गए। गुनिया की माँ, कल रात हमारी सारी फसल जल गई, लेकिन ये छोटा सा पौधा कैसे बचा रह गया? न जाने ये किस चीज का पौधा है। जाकोरा के साइयां मार सके न कोई। शायद ये पौधा हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आया है। हम इस पौधे की खूब देखभाल करेंगे। उस दिन से सोनू और रीना उस पौधे की देखभाल करने लगे। उन्होंने पौधे के आसपास की जमीन साफ करके वहां एक क्यारी बना दी और रोज उस पौधे में पानी देने लगे। वो पौधा आम पौधों से अलग था। वो आम पौधों की तुलना में काफी जल्दी बड़ा हो रहा था। गुनिया के बाबा, ये पौधा तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मैंने किसी पौधे को इतनी जल्दी बड़ा होता नहीं देखा। हाँ गुनिया की माँ, मुझे तो ये एक जादुई पौधा लगता है। सोनू और गुनिया बिल्कुल ठीक समझ रहे थे। वो पौधा एक जादुई जामुन का पौधा था। वो पौधा बहुत जल्दी बड़ा होकर एक पेड़ में तब्दील हो गया। एक दिन सुबह जब रीना और सोनू उस जामुन के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो पेड़ जामुन के फलों से लदा हुआ था। गुनिया की माँ, पेड़ में ढेर सारे जामुन लग गए हैं। क्यों ना हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दें? हाँ गुनिया के बाबा, हमारे जामुन बहुत बड़े बड़े हैं और देखने में बहुत स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। इन्हें बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पेड़ से अपने आप सारे जामुन झड़ने लगे और जमीन पर गिरने लगे। गुनिया जल्दी से एक टोकरी लेकर आई और सारे जामुन टोकरी में भरने लगी। गुनिया ने एक जामुन चखा। वाह, कितने रसीले और मीठे जामुन हैं। मजा आ गया, इन्हें तो मैं खाऊंगी। गुनिया ने जामुन से भरी टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लिया और दौड़कर घर की ओर जाने लगी। सोनू ने पीछे से आवाज लगाई, रुक जा गुनिया, टोकरी बहुत भारी है। लेकिन गुनिया नहीं रुकी। वो दौड़ रही थी और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। गुनिया जमीन पर गिर गई। सारे जामुन बिखर गए। गुनिया के पैर में चोट लग गई थी। काफी खून बह रहा था। तभी सोनू और रीना भी उसके पास पहुंच गए। टोकरी लेकर भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब चोट लगा ली ना। गुनिया जोर जोर से रो रही थी। रीना उसे गोद में उठाकर घर ले आई। सोनू ने सारे जामुन टोकरी में रखे और उनके साथ घर आ गया। रीना ने गुनिया की चोट पर पट्टी बांधी, लेकिन खून का बहना नहीं रुक रहा था। गुनिया के बाबा, लगता है हमें गुनिया को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसका खून तो बंद ही नहीं हो रहा। तभी जामुन की टोकरी में से आवाज आई,
जामुन पीसकर उसका रस गुनिया की चोट पर लगा दो। चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आवाज सुनकर तीनों हैरान रह गए। गुनिया के बाबा, आपने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज तो जामुन की टोकरी से आ रही है। तभी फिर से आवाज आई। मैं जादुई जामुन हूं। मेरे फलों का रस किसी भी घाव पर लगाने से घाव मिनटों में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला जामुन भी जादुई होते हैं क्या? यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। तुम्हारी सारी फसल जल गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा पौधा नहीं जला, क्योंकि वो एक जादुई जामुन का पौधा था। गुनिया के बाबा, ये जामुन सही कह रहे हैं। ये जादुई जामुन के पेड़ के जामुन हैं। रीना ने झटपट कुछ जामुनों को पीसा और उनका रस निकाला और गुनिया की चोट पर लगा दिया। पलक झपकते ही गुनिया की चोट ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई जामुन है। अब सोनू अपने जामुनों को दवाइयों की तरह बाजार में बेचने लगा। आओ आओ, जादुई जामुन ले जाओ, आओ आओ। गांव के लोग सोनू के पास आने लगे। जादुई जामुन? भला जामुन जादुई कैसे हो सकता है भैया? मालिक, इस जामुन के रस को किसी भी चोट या घाव पर लगाने से वो फौरन ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरी बेटी के चेहरे पर जलने के निशान हैं, जिसके कारण उससे कोई शादी नहीं कर रहा है। क्या ये जामुन उसके जख्मों को ठीक कर देंगे? अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा मालिक। ठीक है, 1 किलो जामुन दे दो। सोनू ने राम अवतार को 1 किलो जामुन दे दिए। राम अवतार जामुन लेकर घर गया और उसे पीसकर उसका रस अपनी बेटी के जले के निशान पर लगा दिया। मिनटों में ही उसके जख्म ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। राम अवतार बहुत खुश हो गया। कुछ दिन के बाद वो सोनू के घर आया। सोनू भाई, तुम्हारे जादुई जामुनों के कारण मेरी बेटी के चेहरे से जलने के निशान ठीक हो गए हैं। मेरी तरफ से 20,000 रुपए और कुछ सोने के गहने रख लो। तुम्हारे जादुई जामुन ना होते तो शायद मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाती। ये तो जादुई जामुन के पेड़ का कमाल है। राम अवतार भाई, तुम जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद करो और ये रुपए और गहने पेड़ को दे दो। है? भला एक पेड़ रुपए और पैसों का क्या करेगा भैया? भले ही वो कुछ ना करे, लेकिन इसका असली हकदार वो जादुई जामुन का पेड़ ही है। राम अवतार ने रुपए और गहने जादुई जामुन के पेड़ के पास रख दिए और पेड़ का धन्यवाद किया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सोनू के पास जादुई जामुन खरीदने आते और बदले में उसे अच्छे पैसे देकर जाते। सोनू गांव वालों से कहता कि वे पैसे जादुई जामुन के पेड़ को दे दें। गांव वाले ऐसा ही करते। जादुई जामुन के पेड़ के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। कोई भी उन पैसों की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता था, लेकिन सोनू का पड़ोसी गोपी ये सब देखकर बहुत जल रहा था और एक रात उसने योजना बनाई। इस जादुई जामुन के पेड़ के कारण सोनू अमीर बन गया। क्यों ना इसके सारे पैसे मैं उड़ा लूं और जादुई जामुन का पेड़ ही काट दूं। ना रहेंगे जादुई जामुन और ना सोनू उन्हें बेच पाएगा। जादुई जामुन के पेड़ के पास रखे सारे पैसे सोनू के हैं, लेकिन अब मेरे हो जाएंगे। हाँ। उस रात गोपी जादुई जामुन के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास रखे सारे पैसे अपनी झोली में भरकर भागने लगा। जैसे ही गोपी वहां से जाने लगा, जादुई जामुन के पेड़ के जामुन पत्थर बनकर उस पर बरसने लगे। ताबड़तोड़ पत्थरों की चोट से गोपी चिल्लाने लगा और घायल होकर वहीं गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनू और रीना की नींद खुल गई। वे भागकर जादुई जामुन के पेड़ के पास आए तो देखा कि जादुई जामुन पत्थर बनकर गोपी के ऊपर बरस रहे थे। लेकिन सोनू और रीना को देखते ही पत्थरों का बरसना रुक गया। गोपी बुरी तरह से घायल हो गया था। सोनू उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। रीना ने जादुई जामुनों को पीसकर उनका रस निकाला और गोपी के जख्मों पर लगाने लगी, जिससे गोपी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने सोनू और रीना से कहा, सोनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी फसलों को देखकर जलता था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। फिर भी भगवान ने तुम्हें जादुई जामुन का पेड़ दिया, जिसे बेचकर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगी। जिसे देखकर मैं एक बार फिर तुमसे जलने लगा और जादुई जामुन के पेड़ के पास रखे पैसे चुराने आया था। मैं जादुई जामुन के पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन इसकी सजा मुझे
जादुई जामुनों ने दे दी है। ये लो तुम्हारे पैसे। ये पैसे मैंने जादुई जामुन के पेड़ के पास से चुराए हैं। इन पैसों पर तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं गोपी भाई, गलतियां तो सबसे होती हैं, सो तुमसे भी हो गई। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें माफी मांगनी है तो जादुई जामुन के पेड़ से मांगो। गोपी उस समय जादुई जामुन के पेड़ के पास गया और पेड़ से माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद सोनू और उसके परिवार का बुरा मत सोचना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है जादुई जामुन के पेड़, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ। गोपी वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में सोनू और उसका परिवार जादुई जामुनों को बेचकर बहुत अमीर बन गया। अब सोनू ने अपने पूरे खेत में उन जादुई जामुनों के बीज लगा दिए थे, जिनसे जादुई जामुन के और भी पेड़ उगाए। सोनू उन पेड़ों में फले जामुनों को अब शहर भी ले जाकर बेचने लगा और खूब मालामाल हो गया।